नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज आयुर्वेदा। हम जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था। देखिए, हमने ये पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूशंस की वो दो टाइप से डिस्कस कर सकते हैं, एक तो क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव दो टाइप से डिस्कस कर सकते हैं, एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते थे, कॉन्सेंट्रेट होते थे। डाइल्यूट वो होते थे जिनमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट होता था, और कॉन्सेंट्रेट वो होते थे जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट होता था। अब अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें तो क्वांटिटेटिव में हमने मास परसेंटेज पढ़ा था, मास बाई वॉल्यूम पढ़ा था, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा था, और कल पार्ट्स पर मिलियन पढ़ा था। तो देखो, मास परसेंटेज यूनिट लेस कंपोजिशन होता है, क्योंकि ग्राम से ग्राम यूनिट कट जाती थी और इनटू 100 कर देते थे, जो भी आंसर आता था मास परसेंट में आता था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी सोल्यूशन दो चीज़ से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो अगर किसी भी एलिमेंट किसी भी सोल्यूशन में अगर 20% बाई मास अगर कोई भी चीज़ दे रखी है, तो इसका मतलब 20 ग्राम जो होगा वो आपका सॉल्यूट होगा, और बचा हुआ 80 ग्राम क्या होगा, सॉल्वेंट। क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करके ही सोल्यूशन बनता है, तो 80 और 20 को आप ऐड करेंगे तो वहाँ पर क्या बनता था, मास परसेंटेज बनता था, मतलब टोटल सोल्यूशन का मास बनता था, डेट इज़ 100 ग्राम। ठीक, अगर हम वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें तो उसमें भी सेम होता था, बस बाय वॉल्यूम कर देते थे। अगर किसी में 20 जो है ml आपको दे रखा है कि ये सॉल्यूट है और 100 ml का सोल्यूशन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पर 80 ml क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम सॉल्व कर लेते थे। फिर नेक्स्ट जो था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आता था, जिसमें मास ग्राम में रखते थे, वॉल्यूम ml में रखते थे, तो इसकी यूनिट ग्राम पर ml हो जाती थी। और मैंने याद करने को कहा था कि ये जनरली मेडिसिन और फार्मेसी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद ppm की बात करें तो ppm जो है बहुत ही ट्रेस क्वान्टिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि पॉल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस को वाटर में निकालने के लिए और एटमॉस्फेयर में फाइंड आउट करने के लिए, इस तरीके से। ठीक है, इसकी यूनिट या तो ppm होती है या फिर माइक्रोग्राम पर ml होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल दी कंपोनेंट्स सोल्यूशन इंटू 10⁶। इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो होता है वो एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं, जिसे काई बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अगर हमें यहाँ पर किसी जो काई है वो सॉल्यूट का निकालना है, तो हमें जो है अगर सॉल्यूट का निकालना है तो नीचे जो मोल्स हैं वो अपर साइड जो मोल्स हैं वो किसके रखने होंगे, सॉल्यूट के। ठीक है, और डाउनवर्ड साइड किसके रखने होंगे, मोल्स रखने होंगे सॉल्यूशन के। अगर मोल सॉल्यूशन के, तो सॉल्यूशन के मोल दो टाइप से बनते हैं। कौन कौन से दो टाइप से सॉल्यूशन के मोल बनते हैं, एक तो सॉल्यूट के मोल और दूसरा सॉल्वेंट के मोल। तो हमें सॉल्यूट के मोल भी रखने पड़ेंगे और दूसरा सॉल्वेंट के मोल भी रखने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम इस चीज़ को समझें तो काई ए निकालना है। फॉर एग्जांपल ए को हम लोग मान लेते हैं ये हमारा सॉल्यूट होगा, तो यहाँ पर जो है मोल सबसे पहले ऊपर किसके रखेंगे, सॉल्यूट के, और नीचे Na ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और Nb क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। ठीक है, तो मतलब टोटल मिला के सॉल्यूशंस के मोल्स रखने हैं। फिर इसके बाद हमने एक चीज़ और देखी थी कि काई ए प्लस काई बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। जैसा कि मैंने बताया था कि कहीं पर भी अगर काई ए आ जाए और काई बी आ जाए तो ये हमेशा 1 के बराबर होता है। तो अगर आपको काई ए पता है, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो काई ए सॉल्यूट का है और काई बी सॉल्वेंट का है, तो अगर सॉल्यूट का पता है तो सॉल्वेंट का अगर निकालना है तो उसे 1 में से माइनस कर देंगे। इसके बाद हमने ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, आई होप वो समझ में आ गई होगी। और मोल्स का फार्मूला आप लोगों को याद ही होगा। मोल्स को निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास यानी मोलर मास भी बोल सकते हो, मॉलिकुलर मास भी बोल सकते हो, जो मन चाहे वो बोल लो। एटम होगा तो एटॉमिक मास होगा। ठीक है, इस तरीके से ये मोल्स का फार्मूला हो गया था। और मैंने बताया था कि अगर आपने ये निकाल लिया तो इस मेथड को यूज़ करोगे, लेंदी होता है, इससे अच्छा ये शॉर्टकट 1 माइनस करके आप निकाल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट डेफिनेशंस लिखने को आ जाती हैं। ठीक है, और इसके कई क्वेश्चंस आपको नीट में भी देखने को मिल जाएंगे मोलैरिटी फाइंड आउट करने के। ठीक, मोलैरिटी जो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो मोल्स, अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो सॉल्यूट के मोल्स हैं वो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये चीज़ याद रखना कि हमेशा जो वॉल्यूम रखोगे वो लीटर में रखोगे, अगर ml में रखोगे तो इंटू 1000 करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें दे रखा है 0.25 मोल पर लीटर। देखो, क्योंकि मोल ऑफ सॉल्यूट की यूनिट क्या हो गई, मोल, और वॉल्यूम की यूनिट क्या हो गई, लीटर, इसीलिए मोल पर लीटर। या फिर इसे सिंपली मोल पर लीटर अगर आपको नहीं लिखना है तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसकी यूनिट को कैपिटल M।
ठीक है, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। सोल्यूशन ऑफ NaOH मीन्स दैट 0.25 मोल ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 0.25 मोल NaOH के डिजॉल्व है किसमें, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। अब देखो इसका हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.2 NCERT में दे रखा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना होगा, सबसे पहले क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए NaOH का मोलर मास चाहिए होगा। ठीक, अगर हम मोलर मास निकाल लेंगे तो यहाँ पर गिवन मास दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन मास हमें 5 ग्राम दे रखा है, ठीक है, 5 ग्राम्स दे रखा है, तो यहाँ पर देखो 5 ग्राम्स पुट कर दिया। फिर उसके बाद इसका मोलर मास निकाला। अब मोलर मास तो निकालना आता होगा, Na हो गया और प्लस OH हो गया, प्लस O और H। Na का कितना होता है 23, ठीक है, ऑक्सीजन का बच्चों कितना होता है 16 और H का कितना होता है 1। तो टोटल अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा 40 ग्राम पर मोल। अगर 40 ग्राम पर मोल होगा, ग्राम से ग्राम वाली यूनिट कट जाएगी, कैंसिल आउट होने के लिए यहाँ कितने मोल आ जाएंगे 0.125 मोल। अगर इतने मोल्स आ गए तो ये मोल्स किसके आ गए, सॉल्यूट के, ठीक है। NaOH जो है वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। अब बचा हुआ जो भी चीज़ है वो सॉल्वेंट हो गई, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर करना है, तो ये 450 ml है और ये क्या है 1000 ml पर लीटर है। तो देखो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमेशा जब भी ml में हो तो आपको एक सिंपल फार्मूला याद रखना है कि मोलैरिटी इज़ इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर ml दे रखा हो तो बस ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देनी है 1000 से। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर जो है वॉल्यूम अगर लीटर में दे रखा है तब फार्मूला क्या हो जाएगा, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर लीटर में है अगर डायरेक्ट लीटर में दे रखा है गिवन है तो वहाँ पर आपको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करनी, पर अगर वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूशन का ml में दे रखा है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी है। बस ये यहाँ दे रखा है, देखो नंबर ऑफ मोल्स हो गए, देखो मैंने फार्मूला इनटू 1000 हो गया और नीचे 450 ml। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया कि मोल पर लीटर भी लिख सकते हो और कैपिटल M भी यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, ठीक है। थोड़ा सा अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो इसमें ये भी है कि इसे मोल पर लीटर भी लिख सकते हो और मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो आप इसको जो है इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मोलैलिटी और मोलैरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पर बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोलैलिटी और मोलैरिटी क्या है। देखो मोलैलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। देखो वहाँ पर कैपिटल M था, वहाँ पर होती थी मोल्स पर लीटर, लेकिन यहाँ पर मोल्स पर केजी हो जाता है। और जैसे ही मोल्स पर केजी होता है तो यहाँ पर जो यूनिट का सिंबल हो जाता है वो या तो मोल पर केजी हो जाता है या स्मॉल m हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, लेकिन वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है पर किलोग्राम ऑफ दी सॉल्वेंट। यहाँ सोल्यूशन नहीं होता, यहाँ सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, सॉल्वेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो मोलैलिटी को स्मॉल m से शो करते हैं। फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। जैसे वहाँ लीटर होता था वैसे ही यहाँ किलोग्राम होता है, ठीक। अब ये तो किलोग्राम हो गया, लेकिन अगर मैं इसी के आगे लिख दे रहा हूँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 2000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किसमें, ग्राम में। लेकिन जब भी ग्राम में दे रखा हो तो ऊपर किसकी मल्टीप्लाई कर देनी, 1000 की। जैसे वहाँ नीचे ml में होता था तब हम 1000 की मल्टीप्लाई करते थे, उसी तरीके से जब यहाँ पर ग्राम में होगा तो हम अपर साइड में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1 मोल पर किलोग्राम या 1 m स्मॉल m सोल्यूशन ऑफ KCl का मतलब है कि 1 मोल ऑफ KCl डिजॉल्व है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी याद रखनी, मास परसेंटेज ppm, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। वेयर एज मोलैरिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर।
दिस इज़ बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मास डज नॉट। जैसे आपने एक लॉ पढ़ा होगा, बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या कहता था? बॉयल्स लॉ कहता था P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। इसी तरीके से एक लॉ पढ़ा होगा गैसेस स्टेट में, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि जो, या फिज़िक्स में भी पढ़ रखा होगा 11th क्लास में, कि जो वॉल्यूम होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था टेम्परेचर के। तो ये चार्ल्स लॉ से कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो टर्म था डाउनवर्ड में वॉल्यूम का आता था मोलैरिटी में, और वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब क्या हो गया? तो मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो ये क्वेश्चन कई बार नीट में आ चुका है कि कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो टेम्परेचर डिपेंड होती है। तो आपको याद रखना इट्स मोलैरिटी। इट्स मोलैरिटी कैसे याद रखोगे? वॉल्यूम से, क्योंकि चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम सिर्फ मोलैरिटी में आता है। इसी वजह से जो है वो आपका जो मोलैरिटी है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। बाकी कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, किसकी? क्वांटिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन की, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। और एक टर्म और है, छोटा सा बता दे रहा हूँ यहीं पर, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जो होती है वो जेईई मेंस में थोड़ा सा बाहर की तरफ है, लेकिन नीट वगैरह में नहीं आती। बहुत पहले आता था जब एनसीईआरटी के बाहर सिलेबस था, लेकिन जेईई मेंस में नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन आ जाता है। तो ये भी याद रखेंगे, नॉर्मेलिटी का जो होती है ये भी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये सिलेबस के बाहर की बात है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा जो लोग जेईई मेंस के लिए पढ़ रहे होंगे तो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है नॉर्मेलिटी भी, ठीक है। वैसे नीट वालों को याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो मोलैरिटी तक स्टिक रहेंगे। तो कोई भी क्वान्टिटेटिव प्रॉपर्टी जो है कॉन्सेंट्रेशन की वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है एक्सेप्ट मोलैरिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो वॉल्यूम टर्म इंक्लूड करती है। इसके आगे अगर हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलें, अच्छा फ़िलहाल मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। नॉर्मेलिटी जब मैंने बता दी है तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला भी बता दे रहा हूँ। फॉर जेईई मेंस के लिए नॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है W/E डिवाइडेड बाई V, ठीक है। V किसमें? लीटर में। अब E क्या होता है? E जो होता है इक्विवेलेंट वेट होता है। E क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट अगर वेट होता है तो इक्विवेलेंट वेट को निकालने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टर, ठीक है। ये अब आपने जो है, मैंने ये फार्मूले इसलिए रिवाइज़ करा दिए जेईई मेंस वालों को, ठीक है। जेईई मेंस वालों को रिवाइज़ करा दिए ताकि ये कंसंट्रेशन, अब ये इन्होंने खुद 11th में पढ़ रखा होगा, जहाँ पर भी कोचिंग पढ़ी है वहाँ से जाके इसको दोबारा रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। फिलहाल ये फार्मूले होते हैं, यहाँ वेट ऑफ द सॉल्यूट रखा जाता है, इक्विवेलेंट वेट लिखा जाता है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम रखा जाता है। इक्विवेलेंट वेट होता है जो भी आपको सॉल्यूट दे रखा है उसको उसके एक्स फैक्टर से डिवाइड कर दो। एक्स फैक्टर क्या होता है? एक्स फैक्टर जो होता है एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है। एसिड के लिए बेसिसिटी होती है और बेस के लिए एसिडिटी होती है। जैसे H3PO4 है, उसके लिए बेसिसिटी जो होती है वो कितनी होती है? एसिडिटी कितनी होती है? H, क्योंकि वो एसिड है तो उसकी बेसिसिटी होगी, तो बेसिसिटी कितनी होगी? उसकी 3 होगी। तो इस तरीके से आपने कुछ क्वेश्चंस कर रखे होंगे, जैसे NaCl है, HCl है, उनके लिए 1 होती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल 1.3। इसमें लिखा है कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो देखो 75 ग्राम है और ये 2.5 ग्राम है, तो जो कम होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट, और जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट। यानी कि बेंजीन क्या हो गया यहाँ पर? सॉल्वेंट हो गया, और वो क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मोलर मास, क्योंकि मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास करना पड़ता है। सबसे पहले मोलर मास निकाल लिया, फिर मोल्स निकालने के लिए गिवन मास दे रखा है 2.5 ग्राम, मोलर मास 60 ग्राम, तो हमने वहाँ से मोल कैलकुलेट्स कर लिए। मोल करने के बाद मास ऑफ बेंजीन इन किलोग्राम करना है, तो इसको सबसे, अगर इस स्टेप को स्किप करना है तो यहाँ पर सबसे अच्छा है कि मोलालिटी लिखो। मैंने बताया कि मोल्स करो, मोल्स लिख लिया, मोल्स के बाद इंटू 1000 कर दो। अगर ग्राम में दे रखा है नीचे, अगर सॉल्वेंट का वेट ग्राम में दे रखा है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटेक्स क्वेश्चंस करेंगे।